हाय एवरीवन, अंशुल हियर फ्रॉम आरके ओवरसीज एजुकेशन। और जैसे कि हम लोग जर्मनी में बैचलर्स की स्टडी करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कितने तरीके होते हैं, उन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में मल्टीपल वीडियोस हमने अभी तक बनाई हुई है। 3 टॉपिक्स हमने अभी तक कवर किए हैं कि आपके पास में कौन से ऐसे 3 तरीके हैं जिससे कि आप जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। वापस से एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक था कि कैसे आप ट्रेडिशनल प्रोसेस जो होता है जर्मनी का, जिसमें आप स्टूडेंट कोलीग में इंडिया में ही आप जर्मन लैंग्वेज की प्रिपरेशन करते हैं और उसके बाद आप डायरेक्टली ऑफना परफॉर्म टेस्ट जो कि स्टूडेंट कोलीग का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका आप जाके जर्मनी में एग्जाम देते हैं और वो पूरा 1 साल का आपका स्टूडेंट कोलीग होने के बाद में फिर आप वहाँ पे बैचलर्स की पढ़ाई शुरू करते हैं। वो था हमारा फर्स्ट ट्रेडिशनल प्रोसेस। दूसरा जो प्रोसेस मैंने डिस्कस किया था वो था कि आपने इंडिया में 12th होने के बाद में फर्स्ट ईयर की पढ़ाई आपने इंडिया से पूरी करी और वो पूरा होने के बाद में आप जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटी में इंग्लिश डॉट प्रोग्राम के लिए डायरेक्टली अप्लाई करते हो, ना कि जर्मन डॉट प्रोग्राम के लिए। या आप इंग्लिश डॉट के साथ में बाइलिंगुअल वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा प्रोसेस हमने डिस्कस किया था कि आप जर्मनी में पाथवे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें कि आपको जर्मनी की एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो होता है वो आपको जर्मन लैंग्वेज प्रिपरेशन प्लस आपको स्टूडेंट कोलीग का अपना परफॉर्म टेस्ट की प्रिपरेशन करा के आपको वो एग्ज़ाम्स दिलवाते हैं प्लस अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। वो आपको गाइडेंस जर्मनी में जाके ही उनकी तरफ से मिलती है प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, जिसमें बेनिफिट यही आता है कि आपको प्रिपरेशन के तौर पे आपको अच्छी मिल जाती है, आपके एग्ज़ाम क्लियर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई गारंटी लेकिन उसमें भी नहीं होती कि आपका अगले वाले इनटेक में स्टूडेंट कोलीग का आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। हो सकता है अगर नहीं निकलेगा तो आपको वापस से 6 महीने बाद ही देना पड़ता है उस वाले प्रोसेस में भी। बट आप इसी साल करेंट ईयर में ही उस प्रोसेस के थ्रू जर्मनी पहुंच सकते हैं। ये जो चौथा प्रोसेस अपने डिस्कस कर रहे हैं वो अगेन डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन से प्राइवेट स्टूडेंट कोलीग हैं जो कि आपको इंग्लिश में ही स्टूडेंट कोलीग करवाएंगे। पहला साल आपका जो है वो इंग्लिश डॉट प्राइवेट स्टूडेंट कोलीग होएगा और उसके बाद आपका जो एडमिशन जो है वो बैचलर्स की जो पढ़ाई के लिए वो आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी में करवाते हैं। अब ये वाला जो प्रोसेस होता है इसमें मान लीजिए हमने इंग्लिश डॉट स्टूडेंट कोलीग की जो बात करी है ये प्रोवाइड कराया जा रहा है प्राइवेट इंस्टीट्यूट से ही अगेन, है ना। अगेन ये आपने कई बच्चे मेरे पास में मैसेज भी किए कि BIC करके एक बर्लिन इंटरनेशनल कॉलेज करके एक इंस्टीट्यूट है, वो आपको जो आपका फाउंडेशन ईयर या मान लीजिए जो स्टूडेंट कोलीग है वो स्टूडेंट कोलीग आपको वो इंग्लिश में करवाते हैं। इसमें लिमिटेशंस क्या होती हैं कि इसमें लिमिटेशन सबसे ज़्यादा ये है कि ये आपको जो इंग्लिश में स्टूडेंट कोलीग कराने के बाद में जो आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाते हैं इंग्लिश डॉट प्रोग्राम में, उसमें कोर्सेज बहुत लिमिटेड है। इसमें आपके जो मेजर कोर्सेज आते हैं बैचलर्स के वो सिर्फ आपको मैकेट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, बिजनेस एंड इंजीनियरिंग और एक लॉजिस्टिक्स का एक कोर्स हो रहा होता है। तो अगर आप लोग इंग्लिश डॉट स्टूडेंट कोलीग को अगर आप सोचते हैं कि आपको कंप्यूटर साइंस का अगर प्रोग्राम करना है तो इस प्रोसेस के थ्रू आपको कंप्यूटर साइंस जो है बैचलर्स इंग्लिश डॉट में नहीं मिल पाता है, आपको रोबोटिक्स, मैकेट्रॉनिक्स यही एक रेलेवेंट कोर्स आपको मिल पाएगा। अब ये प्रोसेस भी एक तरीके से गारंटीड प्रोसेस इसको बोल सकते हैं। क्यों गारंटीड एडमिशन प्रोसेस होता है ये? आपके 12th का रिजल्ट आने के बाद आपके पास में आपने APS का सर्टिफिकेट 12th के बिहाफ में आपने करवाया, आपको इसमें IELTS के सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि आपका जो स्टूडेंट कोलीग भी इसमें हो रहा है वो इंग्लिश डॉट प्रोग्राम वो इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है। प्लस आपको जर्मनी में जो एडमिशन स्टूडेंट कोलीग कंप्लीट होने के बाद जो पब्लिक यूनिवर्सिटी दे रही होती है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट A2 की मांगती है। अब वो A2 की रिक्वायरमेंट भी ये प्राइवेट स्टूडेंट कोलीग जो है वो आपको कंप्लीट करवा देते हैं। नहीं तो आप जाने से पहले भी आप जब आप IELTS का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो आप IELTS के साथ में अगर आप जर्मन लैंग्वेज इंडिया से A1 A2 आप कर लेते हैं या A1 भी कर लेते हैं तो बहुत होता है आपके लिए। आपको इसमें वीज़ा वगैरह में चैलेंजेस वगैरह नहीं आते। अब समझते हैं कि इसकी फ़ीस वगैरह कितनी चार्ज होती है, क्योंकि अगेन ये एक प्राइवेट स्टूडेंट कोलीग ही है तो इस वाले में आपकी जो आपसे फ़ीस चार्ज की जाती है अगेन वो 10,500 यूरो के आसपास में या 10 से 11,000 यूरो के आसपास की आपकी फ़ीस हो रही होती है, जो कि आपको वीज़ा के पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो आपको वीज़ा में कंप्लीट फ़ीस ही पे करनी होगी तभी आपको वीज़ा इसमें मिल पाता है। तो आपने वीज़ा के लिए ब्लॉक्ड अकाउंट के अलावा कंप्लीट जो इनकी फ़ीस होती है वो पूरी पे करनी होती है तभी आपका वीज़ा इसमें ग्रांट हो पाता है। अब ये प्रोसेस किन के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है? जो भी स्टूडेंट्स जर्मनी में अगर आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स का प्लान करते हैं या आप लोग सोचते हैं कि भाई मेरे को वहाँ पे जाके ऑटोमोबाइल सेक्टर वगैरह में प्लान करना है या मेरे को AI वगैरह का देखना है, रोबोटिक्स का देखना है, उनके लिए जो 2 कोर्स हैं बैचलर्स में रोबोटिक्स में और मैकेट्रॉनिक्स में, ये आपके लिए काफ़ी सूटेबल है क्योंकि जो आप ये कोर्स करेंगे बैचलर्स का वो आप करेंगे एक पब्लिक यूनिवर्सिटी से ही होएगा। पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपके पास में ऑप्शन आता है कि आप हर सेमेस्टर में जो आपके मैंडेटरी सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अलावा आप इलेक्टिव्स के तौर पे भी और सब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं। तो अगर आप मैकेट्रॉनिक्स का मान लीजिए कोर्स करते हैं उस केस में मैकेट्रॉनिक्स में क्योंकि आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही होती है प्लस वो पूरा डिपार्टमेंट जो यूनिवर्सिटी के पास में होता है उसमें अगर वो वहाँ पे
कुछ कुछ इलेक्टिव मॉड्यूल्स में आपको ऑटोमोबाइल वगैरह के भी अगर सब्जेक्ट्स मिलते हैं पढ़ने का, आप वो भी ऑप्ट कर सकते हो। बट वो डिपेंड करता है कि क्या वो ऑटोमोबाइल का जो आप इलेक्टिव के तौर पे लेंगे क्या वो इंग्लिश में है कि नहीं है, जो कि मुश्किल होगा, वो आपका जर्मन में ही होगा बेसिकली। बट अगर आप वहाँ रहते रहते जर्मन लैंग्वेज भी एक लेवल तक आ जाते हैं तो आप वो उस सब्जेक्ट्स को भी ऑप्ट कर सकते हो। अगर आप वो नहीं भी करना चाहें तो भी मैकेट्रॉनिक्स का जो जो पढ़ाई होती है, मैकेट्रॉनिक्स के बाद में आपके पास में ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो पूरा पूरा खुल जाता है, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी आज के टाइम में ऑटोमेशंस के लिए बहुत सारा स्कोप आ चुका है, जो कि आप मैकेट्रॉनिक्स के कोर्स के भी आप पे उस इंडस्ट्री को टारगेट कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप रोबोटिक्स की बात करेंगे तो रोबोटिक्स के में भी जो आपको पढ़ाई कराई जाती है उसमें एआई का यूसेज भी आता है। उसमें आपके पास में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ कॉम्पोनेंट्स जैसे एम्बेडेड सिस्टम वगैरह के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। तो ये रोबोटिक्स की जो खुद में एक फील्ड है वो बहुत ज़्यादा इमर्जिंग फील्ड होती है, जिसमें आपको आगे जाके बहुत बेनिफिट इसमें या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा भी, और मे भी हो सकता है 3-4 साल 5 साल का आप लगभग टाइम और लगे रोबोटिक्स की फील्ड को प्रॉपरली ग्रो करने के लिए। बट ये फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से बहुत अच्छा कोर्स माना जाता है। अगर आप बिजनेस इंजीनियरिंग का कोर्स अगर आप देखते हैं तो बिजनेस इंजीनियरिंग का जो कोर्स है उससे आपके पास में 2 फील्ड खुल जाती है, 2 इंडस्ट्री खुल जाती हैं कि आपको इसमें इंजीनियरिंग के भी मॉड्यूल्स पढ़ाए जाते हैं, आपको इसमें बिजनेस के भी मॉड्यूल्स पढ़ाए जाते हैं। तो ऐसे में आप दोनों ही इंडस्ट्री में इक्वली टारगेट कर सकते हैं। या मान लीजिए कि कोई कंपनी जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, प्रोडक्ट कंपनी है, जो जो प्रोडक्ट्स वगैरह बना रहे होते हैं, उनको बंदे चाहिए होते हैं कि उनके पास में टेक्निकल नॉलेज हो, प्लस बिजनेस भी आपके इस पे सब्जेक्ट्स में पढ़ाया गया है, तो आप उसमें एज अ मैनेजमेंट के तौर पे या मार्केटिंग के बंदे के हिसाब से आप इसमें जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो बिजनेस इंजीनियरिंग से आपके पास में थोड़ा सा ब्रॉडर लेवल पे आप जॉब पर्सपेक्टिव आगे जाके देख सकते हैं। और जो चौथा कोर्स मैंने डिस्कस किया था, जैसे लॉजिस्टिक्स वगैरह का जो कोर्सेज होते हैं, वो भी अब डिपेंड करता है, जिसको कई लोग की प्रेफरेंस उतनी ज़्यादा नहीं होती है, बट प्रोवाइडेड कि भाई जिसका इंटरेस्ट है वो इन कोर्सेज के लिए भी अप्लाई कर सकता है। अब इस वाले कोर्स में अगर आप प्लान करते हैं जाने का, इसके लिए आपका जो वहाँ पे क्लासेस शुरू होनी होती है, जो कि आप जब हम अप्लाई करेंगे, यहाँ से अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास में कंडीशनल एडमिशन लेटर आएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, पब्लिक यूनिवर्सिटी की तरफ से, प्लस इस प्राइवेट इंस्टीट्यूट का जो लेटर आता है एडमिशन का, उस लेटर के बिहाफ पे हम वीज़ा अप्लाई करते हैं। और वीज़ा के बाद में हमारा जो कोर्स यहाँ पे होना होता है वो लगभग अक्टूबर से शुरू हो जाता है। और आपका नेक्स्ट ईयर मान लीजिए 2026 में आप जो विंटर इनटेक होता है, विंटर इनटेक में आप बैचलर्स की फर्स्ट ईयर की पढ़ाई को शुरू करते हो। प्राइवेट स्टूडेंट कोलीग होने का ये मतलब नहीं कि कोई आपको FSP का एग्ज़ाम नहीं देना है। आपका यहाँ पे भी जो आपको प्राइवेट स्टूडेंट कोलीग में 1 साल तक जो पढ़ाया जाएगा, आपको उसका भी एग्ज़ाम देना ही होगा। इंटरनल असेसमेंट एग्ज़ाम होता है, वो आपको देना ही होता है, और उसको भी आपको पास करना ही होता है। आप ऐसा मत समझना है इसमें कि आप इसमें बस चले गए तो आप जो है पढ़ो नहीं पढ़ो जो है आपको बैचलर्स की पढ़ाई मिल ही जाएगी। आपको ऑब्वियस है कि आपको जो उनका इंटरनल असेसमेंट एग्जाम होगा आप वो क्लियर करते हैं, और उसके बाद आप अपनी बैचलर्स की पढ़ाई एक पब्लिक यूनिवर्सिटी से शुरू करते हैं। तो ये काफ़ी सिक्योर प्रोसेस है। इसका सिर्फ एक ही डीमेरिट पॉइंट कह सकते हैं आप कि ये एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए ही डेडिकेटेड है। इस प्रोसेस से आप अगर आप सोचेंगे कि आप किसी और पब्लिक यूनिवर्सिटी में इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर दें, यहाँ से आप प्राइवेट स्टूडेंट को लिए 1 साल करने के बाद में, वो पॉसिबल नहीं। ये एक पूरा डेडिकेटेड प्रोग्राम ही बना हुआ है एक सिंगल यूनिवर्सिटी के लिए ही। वही आप जो है जो 4 ऑप्शन हमने डिस्कस किए हैं वही आप इसमें जाके कर सकते हो। अब क्योंकि चौथा एक तरीका हमने डिस्कस किया कि कैसे आप एक पब्लिक यूनिवर्सिटी में जर्मनी में जा सकते हैं, इसी तरीके से हम और भी वीडियोस अभी डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में कि आप कैसे वहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटी में और क्या तरीका बचता है कि आप कैसे वहाँ पे पहुँच सकते हैं, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। फाउंडेशन ईयर प्रोवाइड कराती हैं कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटी अपने पास में ही, या 13th ईयर कह सकते हैं उसको आप, और वो अपने ही पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन दिलवाती है। उस प्रोसेस के बारे में हम नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी सारे जो प्रोसेस हैं वो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि हमने एक एक करके सारे प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। आप वहाँ से भी आइडिया लगा के एक अपना जजमेंट बना सकते हो कि आपके लिए कौन सा सबसे सुटेबल प्रोसेस लगता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स।